गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक लेने जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम सामान्य भाषा में कहें तो वो है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में हमें आमूलचूल परिवर्तन का दौर प्रारंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें शीत युद्ध के अंत ने, सोवियत संघ के विघटन ने, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अवसान ने, जर्मनी के एकीकरण ने और उदीयमान एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने दुनिया को एक नई विश्व व्यवस्था की ओर धकेला, जिसको इस रूप में कह सकते हैं: एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोलैप्स ऑफ USSR, end of communism in Eastern Europe, unification of Germany और यूनिपोलर वर्ल्ड के अभ्युदय ने, इमरजेंस ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इस पूरी दुनिया को धकेला और इस नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा को आधार प्रदान किया, संबल प्रदान किया कि विश्व अर्थव्यवस्था में जो विजिबल और अनविजिबल चेंजेस थे, उन चेंजेस ने एक नई न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया को धकेलने का काम किया और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की जाने लगी। एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको हम संक्षिप्त में नियो का नाम भी देते हैं, उसकी मांग की जाने लगी और उसका भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, निगमीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन, प्रतिस्पर्धात्मक और खुली अर्थव्यवस्था, कॉम्पिटिटिव एंड ओपन इकोनॉमी, ये नारे इस नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के रूप में गुंजायमान दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं थीं, उनका महत्व बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF के नाम से जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस, इन निकायों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में एक बड़ी ही इन्फ्लुएंशियल भूमिका का निर्वाह किया जाने लगा। एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाने लगा। सवाल उठता है कि क्या ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया, ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, ये ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया एग्जैक्टली प्रेजेंट काल की देन है, प्रेजेंट टाइम की इमरजेंस है, या हमें विश्व इतिहास में कभी किसी तरीके से भूमंडलीकरण का दौर कभी देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण का दौर आज से एक शताब्दी पहले, एक शतक, एक सेंचुरी पहले भी आया था, जिसको इस रूप में कहा जा सकता है कि ये चरण 1870 के आसपास से शुरू होकर के, या हम ये कहें कि 1870 से भी बहुत पहले, जैसे जैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म फैल रहा है, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, ये सब लोग जैसे जैसे अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दुनिया में इन्होंने नई नई कॉलोनीज को ढूंढना शुरू किया। नई नई कॉलोनीज के बहाने उनके मार्केट को ढूंढना शुरू किया। वैसे वैसे हमें भूमंडलीकरण की ये शुरुआत दिखाई दे रही है और ये तब से शुरू होकर के 1914 के आसपास आते आते अचानक रुकती हुई दिखाई दे रही है। तब की जो विश्व अर्थव्यवस्था थी, वो आज की विश्व अर्थव्यवस्था से, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से मिलती जुलती दिखाई दे रही है। 19वीं शताब्दी के अंत में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था आज की
तरह ही संगठित हुई। आज OECD में जो 16 प्रमुख औद्योगिक देश शामिल हैं, जिनका सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1900 में 18.2% था, 1913 में 21.2% हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि उन दिनों व्यापार कर आज के मुकाबले काफी ऊंचे थे और अंतर्राष्ट्रीय निवेश की भी हमें यही स्थिति देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार की स्थितियां भी एक जैसी हैं। उन दिनों दो देशों के बीच सामान, पूंजी, श्रम के आवागमन के ऊपर कोई रोक नहीं थी। भाप के जहाज, रेल, तारों के जरिए यातायात तथा संचार में भारी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। उद्योगों में नई नई प्रबंध और उत्पादन की तकनीकें अपनाई जा रही थीं। आज के अमेरिकी प्रभुत्व की तरह ही उस समय हमें ब्रिटेन का दुनिया पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व दिखाई दे रहा है। पाउंड और स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भूमिका निभा रहे थे। पासपोर्ट का प्रचलन नहीं था। उन दिनों बड़े पैमाने पर श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह हमें देखने को मिल रहा है। सन 1830 से लेकर के अगले 50 वर्षों तक मीन्स 1880 तक 5 करोड़ भारतीय और चीनी अमेरिका, कैरेबियन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अदर दूर दराज के देशों में खानों में, खेतों में, निर्माण कार्यों में परमिट सिस्टम के तहत, इकरार नामे के तहत काम करने पहुंचे और उसके बाद 1870 से 1914 के बीच यूरोप से बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों का अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और ब्राजील की तरफ प्रवास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो गतिविधियां थीं वो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से संचालित होने लगी। जुलाई 1944 में 1944 में 40 देशों के प्रतिनिधि नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के निर्माण के लिए न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। अधिकांश देशों का यह कहना था कि जो पुरानी मौद्रिक व्यवस्था थी, जो मुख्यतया बाजार की ताकतों पर निर्भर थी, अब अप्रासंगिक हो चुकी है। अब आगे सभी सरकारों को मिलजुल करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्रमुख आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में इमर्ज हुआ था, उसने युद्धोत्तर काल में जो नई मौद्रिक व्यवस्था थी उसको स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ली और इस नई मौद्रिक व्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था आर्थिक राष्ट्रवाद की रोकथाम और बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय मेलजोल के संदर्भ में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना। ये संकल्पना की गई कि जो उदार आर्थिक प्रणाली है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होगी, वो स्थायी एवं टिकाऊ मीन्स वो परमानेंट और सस्टेनेबल विश्व शांति की गारंटी दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ये जो प्रवर्तित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रबंधन की नई प्रणाली की योजना थी, वह दुनिया की पहली सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बन गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन, आर्थिक विकास और दुनिया के विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तर ब्रेटन वुड्स में विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हुई दिखाई दे रही हैं। एक, क्षेत्रीय आर्थिक उपव्यवस्थाओं का विकास मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार एक्सपांशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। क्षेत्रीय आर्थिक क्रियाकलापों की शुरुआत पूंजीवादी औद्योगिक दुनिया के केंद्र अर्थात
सबसे पहले पश्चिमी यूरोप के देशों में हुई थी। 1990 के दशक में यूरोपीय अर्थव्यवस्था साझे बाजार से शुरू होकर के यूरोपियन संघ के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी ऐसी ही आर्थिक व्यवस्थाएं प्रकट हुई। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन में वित्तीय एवं प्रतिभूति बाजारों का उद्भव हुआ। क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय गठबंधन के जरिए अब इनके बीच आपस का एक सामंजस्य होने लगा। बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए कहा जाता है कि ये एमएनसीज भूमंडलीकरण का कारण और भूमंडलीकरण का प्रभाव ये दोनों ही हैं। विश्व बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तंत्र के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के लिए एक फेवरेबल अनुकूल माहौल तैयार किया। 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंत की घोषणा कर दी। मीन्स 1944 से लेकर के 1971 तक ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था चलती रही और इस समय निक्सन ने यह कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के नियम एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करेगा। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि ऑयल क्राइसिस, तेल संकट, बढ़ता बाजार व्यवस्था का बढ़ता असंतुलन और औद्योगिक देशों की विकास दर में ह्रास ये वो कारण हैं जो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत में देखने को जिम्मेदार माने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय है। सीधे सादे शब्दों में हम ये कहें तो भूमंडलीकरण से अभिप्राय है व्यापार अवसरों की जीवंतता और उनका विस्तार। मीन्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपांड ट्रेड एंड देयर एक्सपेंशन। भूमंडलीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों, विशेषकर विपणन संबंधी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जिससे संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में भूमंडलीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के बीच पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है, इंटरडिपेंडेंसी उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत और लाभ की दिशाओं में प्रवाहित होता रहता है। इसको हम डॉक्टर विमल जालान के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कई तरह से हुआ। एक अर्थ तो शाब्दिक है कि अब राष्ट्रों के बीच भौगोलिक दूरी बेमानी हो चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है आज की दुनिया काफी छोटी हो चुकी है और कोई भी देश अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से खुद को अलग थलग रख सकता है। दूसरा इसका ठीक उल्टा अर्थ है और वो है कि ये देशी हितों की जगह दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को ऊपर रखने वाले नीतिगत बदलाव का नाम है। भूमंडलीकरण एक रूपता और समरूपता की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व सिमट करके एक हो जाता है। एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निगमों अथवा बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ देश के उद्योगों की संबद्धता भूमंडलीकरण है। कतिपय विद्वानों के अनुसार पूरी दुनिया को एक भूमंडलीय गांव के रूप में मानने का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वही वैश्वीकरण है, वही भूमंडलीकरण है। इसमें कौन कौन से तत्व शामिल किए जा सकते हैं भूमंडलीकरण में, वो इस प्रकार से है। नंबर 1, संसार के विभिन्न देशों में बिना किसी ऑब्स्टिकल के विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान संभव बनाने के लिए जो व्यापारिक अवरोध हैं, जो व्यापारिक प्रतिबंध हैं या बाधाएं हैं, उनको कम करना। नंबर 2, आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह संभव बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना। मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में ये सबके लिए सुलभ हो सके, उसको संभव बनाने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट का क्रिएट किया जाना।
तीसरा, विभिन्न राष्ट्रों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना, मीन्स एफडीआई के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और संसार के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव बनाना, मीन्स लेबरर्स को कहीं भी आने जाने की सुविधा मिल सके, वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार पूरे विश्व में कहीं भी जाकर के अपने श्रम को, अपनी कार्यक्षमता को, अपने कार्य को वो वहां पर लगा सके। कुल मिलाकर के कहें तो ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं का और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण से अभिप्राय है ओपन मार्केट एंड कंपटीशन, उन्मुक्त बाजार एवं अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ समायोजन, मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद दैट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। राष्ट्रीय बाजारों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तित करना, कन्वर्जन ऑफ नेशनल मार्केट इनटू इंटरनेशनल मार्केट। दूसरे शब्दों में इस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। उन्मुक्त व्यापार की इस सोच के पीछे तर्क यह है कि अमेरिका जिस चीज को पैदा कर सकता है, सपोज करिए अमेरिकी कंप्यूटर जैसे माल उत्पादित करता है जो उसके लिए सुलभ है, तो वो पूरी दुनिया में बेचे, और भारत जिस चीज को अपने यहाँ पर बहुतायत में पैदा कर सकता है उसे पूरी दुनिया में बेचे। तो ऐसे में भारत चावल का निर्यात करके कंप्यूटर आयात कर सकता है और अमेरिका चावल का आयात करके भारत को कंप्यूटर का निर्यात कर सकता है। कल अपन लोग भूमंडलीकरण की क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव एंड इकोनॉमिक, उसको लेंगे। थैंक यू।